हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र का पॉइंटर पूर्वावलोकन सार के रूप में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को देख रहे थे। इसमें हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं और देखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी घटना चक्र का पॉइंटर है। आए हुए क्वेश्चनों का पॉइंट फॉर्म में दिए हुए हैं। आपके रिवाइज फॉर्म में ये श्रृंखला है, रिवाइज फॉर्म की ये श्रृंखला है। पॉइंटर पॉइंट टू पॉइंट को एक रिवीजन के संदर्भ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है। आगे शुरू करें तो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के संदर्भ में तो खजुराहो का कनरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू और जैन धर्म के संदर्भ में है। खजुराहो के मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया है। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, एक खजुराहो में मातंगेश्वर मंदिर है, वो शिव को समर्पित है। कनरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। तो दशावतार मंदिर ये खजुराहो में स्थित नहीं है। ये बेसिकली क्या है, वैष्णव भगवान का मंदिर है। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। इसमें जो भी चित्रकला और क्या है आर्किटेक्ट है गुप्तकालीन है। खजुराहो मंदिर आप देखेंगे जो है खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो मांडू का महल ये आप क्वेश्चन अब प्रेजेंट टाइम की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें अपडेट करना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है ये पुराना किया है। हालांकि अभी भी मांडू महल विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको दिखें तो एक बार आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भारत की जो साइट है उनको चेक कर सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं आपको। पहला, आपको अपडेट हो जाएगा। दूसरा, आपको साइटें बार बार देखने से वो चीजें पता हो जाएंगी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की धरोहरें स्थापित या साइट में रखी गई हैं। भीतर गांव मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर, कनरिया महादेव का मंदिर ओसिया मंदिर में से वह है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये जिसका शिखर क्या है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बाकी ये क्या है अलग शैली का बना हुआ है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी केंद्र में है। 100 से मतलब 100 से अधिक गुफाएं जो हैं वो कन्हेरी केंद्र में स्थित हैं। आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। और भावनगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन नगरों में से वह है जिसके निकट क्या है पली तारा मंदिर स्थित है। तो भावनगर के पास है जो पली तारा मंदिर स्थित है। एलिफेंट की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों से उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो शैव धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो एलिफेंट की गुफाएं थी वो बनाई गई थी। जो शैव एवं बौद्ध धर्म से संबंधित एलिफेंट की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा याद रखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे दिखाया था कि जो खजुराहो मंदिर है ये हिंदू और जैन से संबंधित है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म और बौद्ध धर्म, शैव मतलब शिव संप्रदाय से हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंट के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय दिया जाता तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अजंता, भाजा, एलिफेंटा एलोरा में से त्रिमूर्त के लिए विख्यात है। तो एलिफेंटा जो है त्रिमूर्त के रूप में विख्यात है। आगे हम चर्चा करें प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन की कुल केवल 2 उदाहरण मिलते हैं या उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा आविष्कार बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, पहला क्या है अजंता। ठीक है, जो गुफा है गुप्त काल से संबंधित है।
पहली आप देखेंगे, पहला नाम आपको दिखेगा तो अजंता की गुफाओं का नाम दिया गया है। दूसरा बाकी गुफाएं, तो अजंता और बाकी गुफाएं क्या हैं, गुप्त कला से संबंधित हैं। ठीक है, गुप्त काल की कला से मतलब गुप्त कला, वो गुप्त कला मत समझ लेना कि जो गुप्त कला है, नहीं, गुप्त कला मतलब गुप्ता पीरियड की कला, गुप्ता काल की पीरियड, मतलब जो गुप्ता साम्राज्य था उस संदर्भ में। ठीक है, और एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, हिंदू बौद्ध जौन से संबंधित है। एलोरा जो है एक एलोरा की मंदिर है जो हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर से संबंधित कहेंगे अगर हम। एलोरा की गुफाएं जो शैलकृत मंदिर हैं हिंदू बौद्ध जैनों से संबंधित हैं एलोरा की। आगे बात करें तो बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं जो एक साथ विद्यमान है तो एलोरा में है। और बात करें अगर पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं, ठीक है, पश्चिमी भारत में देखेंगे तो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में है। तो प्राचीनतम जो शैलकृत गुफाएं नासिक है, नासिक के पास आप जाओगे तो मिलेंगी। एलोरा है और अजंता है। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अजंता जो है बौद्ध गुफा के संदर्भ में है। और आपको बताया था कि बाकी गुफाएं और अजंता की गुफाएं गुप्त कला के संदर्भ में है, गुप्ता काल की पीरियड की जो उनकी कलाएं हैं उससे संबंधित हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। शैलकृत स्थापत्य का आदर्श माना गया है कैलाश मंदिर और एलोरा मंदिर को। शैलकृत जो स्थापत्य के आदर्श हैं वो कैलाश मंदिर शिव से संबंधित है। आपको बता दें शैलकृत स्थापत्य कला का या स्थापत्य का आदर्श कैलाश मंदिर जो एलोरा को फेमस है, कैलाश मंदिर एलोरा है। और माना जाए एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के जब निर्माण मंदिरों का कराया राष्ट्रकूटों ने तो इस कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने ये मंदिर निर्माण कराया था। जो कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। ठीक है, राष्ट्रकूट जो थे उन्हें का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। आगे हम बात करें अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ये जो कैलाश मंदिर अभी बताया ये सिर्फ मंदिर बना है, इसमें किसकी प्रतिमा स्थापित है ये चेक करना होगा, इस चीज को देख लें। आगे हम बात करें तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे बात करें अगर तो देखेंगे ईंट से निर्मित मंदिर भीतर गांव से संबंधित है। ये दशावतार मंदिर देवगढ़ से संबंधित है। और जो ये शिव मंदिर है घुमरा में है, विष्णु मंदिर है एरण में स्थित है। ठीक है, जो ये वाले मंदिर हैं दोनों ईंट से निर्मित मंदिर हैं, ये जो है गुप्त काल के पीरियड के मंदिर होंगे क्योंकि भीतर गांव मंदिर देवगढ़ मंदिर हैं दोनों। ठीक है, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तो भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। आप देखेंगे जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत मतलब जो रेजिडुअल पर्वत से जैसे टूट फूट गए हैं, पुरानी बहुत पुरानी जिसे बोलते हैं सबसे प्राचीन शैलकृत गुफाएं हैं। और देखेंगे कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं थे विभिन्न धर्मों के संदर्भ में है, लेकिन आप देखेंगे बराबर की जो गुफाएं हैं वो शैलकृत के लिए अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। अजंता की कला को प्रश्रय अजंता की कला को प्रश्रय जो या सहायता दिया है तो बकाटक जो शासक थे, बकाटक जिसे बोलते हैं बकाटक के लिए, तो उनके संदर्भ में अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं पंचतंत्र कहानियों से संबंधित हैं। तो जातक कथाओं से संबंधित है अजंता की गुफाएं जिसमें रामायण महाभारत और जातक कथाएं पंचतंत्र की कहानियां हैं। आगे हम बात करें भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है तो अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर है। भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर के संदर्भ में आप देखेंगे कि ऐसा मानेंगे भित्ति चित्रकला अजंता और लेपाक्षी मंदिर को।
आगे बात करें तो देखते हैं अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वो दोनों में शैलाकृत स्मारक हैं। ठीक है, हम्पी कर्नाटक के संदर्भ में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के संदर्भ में स्थित है, शिशुपाल शासक उड़ीसा से संबंधित है और अरिकामेडु पुडुचेरी से संबंधित है। अरिकामेडु जिसे बोलते हैं वो जो है पुडुचेरी से संबंधित है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से संबंधित है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश से संबंधित है और हम्पी कर्नाटक से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। हम देखेंगे कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था और काला ब्लैक पगोड़ा को कोणार्क का सूर्य मंदिर को माना मतलब बोला जाता है और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर को माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। आगे हम बात करें भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली की बात करोगे तो जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर हैं ये नागर शैली में निर्मित है। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। बोरोबदूर स्थित है जावा में। ठीक है, देखेंगे आप जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर आपको लगेगा कि ये साउथ इंडिया में चले जा रहे हैं तरीके से, तो ये हो सकता है कि किसमें हो द्रविड़ शैली में, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा भुवनेश्वर और जो पुरी के मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया गया था। तो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण किस 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, आप देखेंगे तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से संबंधित है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला मंदिरों से संबंधित है। मंदिर चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम और मम्मालपुरम के मंदिर बनवाए गए थे। तो पल्लवों द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम और मम्मालपुरम के मंदिर जो बनवाए थे वो पल्लव द्वारा शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये तोरण के ऊपर जो अलंकृत है बहुमंजिला भवन है, ये गेट द्वारा आपने देखा होगा साउथ इंडिया के मंदिर हैं जो इनका पहला गेट होता है, इसमें जो ऊंचा सा जो गेट होता है, गेट के ऊपर का हिस्सा जो बना है उसे हम गोपुरम, वो तोरण के ऊपर बोलते हैं, वही गोपुरम होता है जो अलंकृत भी होता है, बहुमंजिला भी होता है, काफी ऊंचा होता है। आगे हम बात करें महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था ये सप्तरथ मंदिर। महाबलीपुरम देखो महाबलीपुरम जो था वो पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अब महाबलीपुरम में एक सप्तरथ मंदिर है जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने करवाया था। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज मजबूत वह रथ जो सबसे छोटा है तो वो द्रौपदी रथ है, जो सबसे छोटा बोला गया है। ये भी महाबलीपुरम में स्थित है। यही जो है 7 रथ हैं जो अलग अलग नामों से हैं, तो इसमें द्रौपदी रथ को सबसे छोटा माना गया है। एलिफेंटा गुफा, इस एलिफेंटा गुफा है। श्रावण बेलगोला मूर्ति है। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है और देखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है। ठीक है, आगे बात करें तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटी क्या है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों ने। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों ने। ठीक है, तो मीनाक्षी पांड्य है। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों से हैं। बैजनाथ धाम आप जाएंगे शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। सारनाथ जाएंगे तो बुद्ध की शांति का प्रथम प्रदर्शन आप देखेंगे वहां, और दिलवाड़ा जाएंगे तो आप जैन मंदिर जाएंगे, और बद्रीनाथ के मंदिर जाएंगे तो आप विष्णु भगवान के दर्शन करेंगे या विष्णु मंदिर जाएंगे। ठीक है, आप देखें अगर सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर जैसे कोणार्क का मंदिर को सूर्य मंदिर और ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है इसे। लिंगराज मंदिर की बात करें अगर तो भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है,
और बात करें अगर हवा महल तो जयपुर में स्थित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा की बात करेंगे तो कर्नाटक में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय हम बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ से संबंधित है। और सांची की बात करेंगे तो स्तूप से संबंधित है। कोणार्क की बात करेंगे तो ये सूर्य मंदिर है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है, सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु एवं झेलम के बीच में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है तो आप सिंध और झेलम के बीच करेंगे, आंसर मारेंगे। और सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर हैं तो ये दतिया के सन्निकट हैं। आपको बताया था कि दतिया के निकट सोनागिरी या दतिया के पास या दतिया ही बोला जाता है। तो 108 जैन मंदिर हैं यहाँ पे। हम आगे बात करें अगर तो सोनागिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर हैं। और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित हैं तो हम्पी में अवस्थित हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियां भारतीय वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचतंत्र, पंचायतन, ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में आप देखेंगे तो पंचायतन शब्द आप देखेंगे तो पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली के संदर्भ में। जो पंचायतन है इसी से हम कहेंगे ये मंदिर की रचना शैली का विशेषता बताता है पंचायतन। आगे हम बात करें अगर तो नेमिशारण स्थित है सीतापुर में। अगर हम अब मिलाने की बात करें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी और संगीतक, नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं तो ये अजंता में स्थित है, याद रखिएगा इसे। और बता दें कि बुद्ध को भगवान मानने की जो है कुषाण शासक या कनिष्क के समय शुरू हुआ था। आगे हम बात करें तो देखेंगे प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें जो है देवी, ठीक है, जो प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी क्या है पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर में उबारते हुए दर्शाए गए हैं तो ये उदयगिरी की गुफा है, याद रखिएगा इसमें, जिसमें विष्णु के 12 अवतार के संदर्भ में चर्चा है। विशाल प्रतिमा है जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारने को दर्शाते हैं तो उदयगिरी गुफा है। विशाल गोलासमों के संदर्भ में उत्कीर्ण की बात करेंगे तो अर्जुन की बात करेंगे, ये अर्जुन वाला है। मामल्लपुरम में मंदिर है आपको, नरसिंह वर्मन, पल्लव शासकों, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो विशाल गोलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण की बात है तो मामल्लपुरम में अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में देखेंगे अगर आप तो भारत के संदर्भ में अगर भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत घाटी, महाबलीपुरम में स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति में से जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था तो धौली स्थित शैलकृत हाथी के संदर्भ में है, ठीक है। भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। आप इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे आंसर देखेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको इनके भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर याद होना चाहिए, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ये क्वेश्चन कभी आपसे कूट मिलाने को पूछे जा सकते हैं। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक है और उदयगिरी स्थित 12 मूर्ति में जिसमें सबसे पहले निर्माण किया गया था तो धौली स्थित शैलकृत हाथी के संदर्भ में निर्माण किया गया था। अब दक्षिण भारत में देखेंगे चोल, चालुक और पल्लव के संदर्भ में, पल्लव एवं संगम युग के संदर्भ में 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य ने नींव डाली थी तो विजयालय द्वारा, ठीक है, चोल साम्राज्य की नींव विजयालय द्वारा डाली गई थी। आगे बात करें मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है तो इसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, जिसमें क्या है नंदी की भारी भरकम मूर्ति है और विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है तो बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ठीक, तंजौर के बृहदेश्वर जिसे चोल शासक काल में निर्मित हुई तो राजराज प्रथम ने जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसमें देखेंगे भारत की सबसे विशालतम नंदी मूर्ति भी स्थापित है। आगे हम बात करेंगे चोल का राज्य फैला था तो चोल का राज्य फैला था कोरोमंडल तक, ठीक है। चोलों का राज्य देखोगे कोरोमंडल दक्कन के कुछ भाग तक था और हम देखेंगे कावेरी, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से
चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। आगे हम बात करें चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन या स्वायत्त थी। अब आगे बात करें अगर वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था तो चोल के संदर्भ में था। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन, तो उत्तम ग्राम प्रशासन की बात चोलों के संदर्भ में है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो उत्तर मेरूर के रूप में है। चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन था उनमें बहुत से शिलालेख उत्तर मेरूर से संबंधित है। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान जो प्रशासन का कार्य टोट्टा बरियम देखते थे। चोल प्रशासन के समय जो उद्यान के कार्य, उनके जो उद्यान थे, बाग बगीचे थे, उसे टोट्टा बरियम जो थे वो देखते थे। आगे हम बात करें चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्ययुगीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता था दक्षिण एशिया में। तो चोलों ने ऐसा किया। चोलों में जो राजराज प्रथम थे इन्होंने क्या काम किया? श्रीलंका और इधर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ राज्यों जैसे इंडोनेशिया तक इन्होंने अपना परचम फैलाया है। आगे हम बताएंगे, इसमें देखेंगे। तो चोल काल में निर्मित नाट राज्य की कांस्य प्रतिमाओं में के देखेंगे देवीकृत प्राय चतुर्भुज हैं। ठीक है, चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो चतुर्भुज आकार में है, चतुर्भुज में है। याद रखिएगा, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि नटराज की प्रतिभा शिव से संबंधित है और शिव इस ब्रह्मांड मतलब तीनों लोकों के हैं, इसलिए त्रिभुजाकार में नहीं है। ये नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की जो देवी कृति है वो चतुर्भुज आकार की है, इससे मत जाइएगा। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना का समय नटराज को माना गया। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की जो चोल युग के स्थापत्य थे इसकी विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना गया है वो नटराज को माना गया है। हम आगे अगर चर्चा करें चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं हैं। ठीक है, चोल शासकों के समय जो बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा है वो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। आप याद रखिएगा, जो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो नटराज की प्रतिमा है, वो एक शिक्षक के रूप में है। 72 व्यापारी चीन भेजे थे। कोलुंगतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे 72 व्यापारी चीन में, और कोलुंगतुंग प्रथम आपको चोल शासक था। चोल चेर पल्लव राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत में वह राजवंश जो नौसैनिक शक्ति के लिए जाना गया था तो चोल शासक था। ये चोल शासक जो है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाने गए। बंगाल की खाड़ी में इनका प्रभुत्व था। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे चालुक्य, चोल, कदम और कलचुरी राजवंशों में से वह है जिसने शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। और चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में क्या हुआ प्रदान कर दिया उसने राजेंद्र प्रथम के रूप में जाना जाता है। और गंगेई इसे बोलते हैं गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। आगे बात करें अगर चोल शासक जिसने क्या किया था चोल संगम लिखा है, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो चोल गंगम झील कृत्रिम झील थी है राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। बंगाल की खाड़ी को चोल झील राजेंद्र प्रथम ने प्रदान किया। ठीक है, चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की तो राजराज प्रथम ने शुरू की थी ये। ठीक है, ये राजराज प्रथम ने जल सेना शुरू की थी, लेकिन इसे नौसेना जो है में बदलने में राजेंद्र प्रथम का हाथ था। याद रखें इस चीज का कि जल सेना का प्रारंभ जो है वो राजराज प्रथम ने इस समय शुरुआत हुई थी। और चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी उन्हें हम राजराज प्रथम के रूप में जानते हैं। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की उसे हम क्या बोलते हैं राजराज प्रथम के रूप में जानते हैं। आगे हम बात करें अगर चोल शासकों में से वह जिसने सीलोन
सिलोन पर क्या किया, पूर्ण विजय प्राप्त की थी। तो राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में है, चोल राजाओं में से वह है जिसने क्या किया था, सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की। तो सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त राजेंद्र प्रथम ने की थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम का नाम है। और सीलोन क्या थी, सीलोन हम बोलते हैं ये श्रीलंका। ठीक है, सीलोन पर प्राप्त की थी। और देखेंगे यहाँ के राजा को क्या था, शायद मुंडी काट कर उन्होंने पूरे श्रीलंका में फिर भारत लेके आए थे, ऐसा कुछ है, दिखाएंगे आगे आपको। तो वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो ये कोलोतुंग प्रथम के रूप में था। चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, मतलब पहले जीता फिर स्वतंत्रता दे दी। तो सिंगल राजकुमार के साथ क्या हुआ, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, मतलब स्वतंत्रता कोलोतुंग प्रथम थे। आगे बात करें अगर, तो एरीपति भूम जिसे बोला जाता था, ये शब्द है एरीपति। तो भूम जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। और तनियूर की बात करेंगे, स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में जो है कुर्रम गठित किया जाता था। अगर हम एरीपति की बात करेंगे तो भूम जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए जो है निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर की बात करेंगे तो स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना की बात थी तनियूर में। और आगे बात करें घटिका का, तो प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। ये मंदिरों के साथ अगर घटिका की बात होगी तो मंदिरों के साथ जो विद्यालय होते थे उन्हें हम घटिका बोलते हैं। और तनियूर की बात करेंगे, स्थानीय प्रशासन में तनियूर है जो स्थानीय प्रशासन का शब्द है, में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। बड़े नगर होते थे तो वहाँ अलग से कोई कुर्रम, जैसे समिति अलग से समिति होता था, जैसे अपने यहाँ देखोगे तो विशेष क्षेत्र में विशेष गठित होती थी। तो जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कुछ इस तरीके की बात हो रही होगी, तो तनियूर में कुछ इसी तरीके से कुर्रम गठित करना होगा। और एरीपति की बात करेंगे, भूम है, ये भूम के संदर्भ में है, जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो एरीपति था। और प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण के बेंगी को जोड़ता है, तो तगर के रूप में है। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता है, तो कल्याण को बेंगी से जोड़ना तगर कहलाता था। आगे बात करेंगे हम, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, जो हम बात करें अगर चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशन द्वितीय था। आगे हम बात करें अगर चोल चालुक्य पाल सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए हैं। तो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान करने वाला जो चालुक्य शासक थे, ठीक है, चालुक्य शासकों ने महिलाओं को भी पुरुषों के साथ साथ उच्च पद प्रशासन में दिए थे। आगे हम बात करेंगे चालुक्य वंश का सबसे पुलकेशन द्वितीय। आगे बात करेंगे तो चालुक्यों की राजधानी बतापी थी। और आगे बात करें अगर तो संस्कृति कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख देखेंगे तो पुलकेशन द्वितीय के यहोल अभिलेख से संबंधित है। जो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख देखेंगे तो पुलकेशन द्वितीय के यहोल अभिलेख में था। ठीक है, संस्कृति के कवि और नाटककार पुलकेशन द्वितीय के अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय आप देखेंगे तो चालुक्य शासक थे। चालुक्यों की राजधानी बतापी थी, आपको पता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः एवं प्रिय शब्द काली मिर्च के लिए किया जाता था। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का संबंधित है। तोलकाप्पियम और शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो अडिगल के रूप में संबंधित है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलिंगो अडिगल के ठीक है, शिल्पाधिकारम को अगर जोड़ेंगे तो इलिंगो अडिगल के रूप में जोड़िए। इलिंगो अडिगल जो है शिल्पाधिकारम है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम
तमिल व्याकरण के संबंधित में है। आगे हम बात करें अगर तो देखेंगे तिरुक्कुल दर्शन से संबंधित है, और तोलक्कापियम व्याकरण से संबंधित है, और शिल्पाधिकारम प्रेम कथा से संबंधित है, और मणि मैकले बड़ी कथा से संबंधित है। देखेंगे आप अगर तो शिल्पाधिकारम के लेखक पहले तो निंगो अडिगल हैं, और शिल्पाधिकारम प्रेम कथा से संबंधित है, और मणि की मेकलय ये बड़ी कथा है, तोलक्कापियम व्याकरण है, ठीक है। और तिरुक्कुल जो है दर्शन है एक, जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकामेड पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है, जो भारत और रोम के संदर्भ में क्या है, व्यापार के संदर्भ में चर्चा है। अरिकामेडु ताम्रलिप्ति पोरके और बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडोक्यू नाम से दी पेरिप्लेप्स ऑफ द इरिथियन के सी के लेखक को ज्ञात था, तो अरिकामेडु था ये, ठीक है। तो अरिकामेडु ताम्रलिप्ति पोरके और बारबेरिकम में से वह है बंदरगाह जो पोडोक्यू, ठीक है, नाम से द पेरिप्लेप्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो अरिकामेडु के संदर्भ में रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी, तो अरिकामेडु से संबंधित है रोमन बस्ती। आप देखेंगे रोमन बस्ती अरिकामेडु से संबंधित है। हम आगे चर्चा करें अगर तो देखेंगे कि कहते हैं एम्फोरा जार तांबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार था। एम्फोरा एक जार होता था जो लंबा सा होता था, दोनों तरफ इसमें हत्तेदार क्या होता, जार होता था, ठीक है। कदम, चेर, चोल, पांडु जो पांड्य चार राजवंशों में से वह है जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो आप संगम साहित्य में जाएंगे, संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य हैं, लेकिन कदम का साहित्य जो है, कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। आगे हम बात करेंगे चेर, चोल, पल्लव एवं पांडव में से, ठीक है, वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तमिल देश के संगम युग का राजवंश पल्लव वंश नहीं था, ठीक, पल्लव वंश तमिल वंश के नहीं था, ठीक। और तब पल्लव थोड़ा सा नीचे विश्व में था। आगे हम बात करेंगे तो दक्षिण कविताओं का संकलन हुआ है कुरल के नाम से, तो तमिल भाषा में है ये कुरल के नाम से। जो दक्षिण कविताओं का संकलन कुरल है, धार्मिक कविताएं, सॉरी धार्मिक कुरल दक्षिण नहीं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है तो कुरल के समय दी गई है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है वो कुरल के संदर्भ में दी गई है। हम आगे चर्चा करें तमिल रामायण और रामावतारम के लेखक देखेंगे तो कम्बन को दिया जाता है, ठीक है। जो आप देखेंगे तमिल रामायण और रामावतारम के लेखक कम्बन को माना जाता है, और मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्यकथन है। तो आप देखेंगे कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे, मूर्त पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ऐसा देखेंगे कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सिद्तर एकेश्वरवादी थे और क्या थे, तथा मूर्त पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है, क्या करते थे ये लोग, प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकम को अस्वीकार करते थे। तो मध्य भारत की सांस्कृतिक इतिहास के कदर में तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर जिसे बोलते हैं वो एकेश्वरवादी थे, सिद्धि बोले जाते थे, सित्तर बोले थे। मूर्त पूजा की निंदा कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है, जो कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत थे वो क्या पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे, जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। आगे बात करें अगर तो देखेंगे गुप्त जो है देवगढ़ से संबंधित है, चालुक्य खुजराहो से संबंधित, वो चंदेल खुजराहो से संबंधित है, और चालुक्य बदामी से संबंधित है, और पल्लव पनमैल जो है पनमैले से संबंधित है पल्लव। अब देखेंगे चतुर्वेदी मंगलम परिषद और अष्टदिग्गज चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज मणिग्राम में से वह जो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था तो मणिग्राम के रूप में था, ठीक है। और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलक्कम युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो है तोलक्कम युद्ध हुआ था। जो तोलक्कम युद्ध है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य है, आप इसे तोलक्कम युद्ध सीआर के रूप में याद रखें। चोल और राष्ट्रकूट के संदर्भ में, और
चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया है? तो मलिक कफूर ने किया था। दक्षिण भारत के अभियान के तहत चोल साम्राज्य खत्म हुआ था। आगे हम बात करें अगर, तो संगम युग में उरियूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांडव राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी थी और पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है तो नौरा, तोंडी, मुसिर और नेलसेंडा के रूप में है। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है वो आप देखेंगे वो नौरा, टुंडी ये सभी पत्तन है जो पश्चिमी तट पे संगम काल में स्थित है। तो नौरा, टुंडी, मुसिर और नेलसेंडा के रूप में। आगे बात करें अगर, तो देखेंगे अगर इन्हें संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। ठीक है, कौन को एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ है मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन मदुरई के एवं कपाटपुरम एलेबाई के रूप में हुआ है। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः मदुरई, कपाटपुरम, औलिबाई के रूप में है। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है, उसे बनाया है अगस्त्य ने। हम आगे बात करेंगे अगर, तो देखेंगे चालुक्य बदामी से संबंधित है, पल्लव कांचीपुरम से संबंधित है, हर्ष कन्नौज से संबंधित है, पांड्य मदुरई से संबंधित है। पांड्य देखोगे तो ये मदुरई से संबंधित है, हर्ष कन्नौज से संबंधित है, कांचीपुरम पल्लव से संबंधित है और चालुक्य जो है बदामी से संबंधित है। वह प्राचीन यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है तो मतबालिन के रूप में है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है तो मतबालिन ने दिया है। भारत चीनी यात्री था। चालुक्यों के शासनकाल में जो चालुक्यों के शासनकाल के बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है, तो भारत चीन के संबंधों का विवरण भी दिया है चालुक्य शासनकाल के संदर्भ में तो मतबालिन है या मतबालिन है। आगे हम बात करें अगर, तो आप देखेंगे चालुक्य राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है तो उन्हें चालुक्य कहते हैं। जिसने क्या हुआ, मौर्य में से वह है जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है तो चालुक्य। सारे नाम आ चुके हैं। कदम्ब राजधानी बनवासी की थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी और दक्षिण भारत का वह वंश जिसमें राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था तो पांड्य ने। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने क्या हुआ, रोम राज्य में अपना एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था तो पांड्य राजाओं ने जो है क्या भेजा था, रोम में अपना एक जो दूत भेजा था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आगे हम बात करें तो मीनाक्षी मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में स्थित है। महाकाल उज्जैन में स्थित है और बेलूर मठ हावड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करें अगर स्थापत्य भारतीय साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हेरोडोटस को दी जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। ठीक है, और साहित्य की राष्ट्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो अमरकोश है। साहित्य की जो पुस्तकें हैं जो गुप्त काल में लिखी गई थी ये अमरकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है और मुद्रा राक्षस है। आप याद रखें इसे। ठीक है, आगे बात करें 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, दांडनी थे। कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया था कालिदास के समय। मालिक का मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, जानकी हरणम में से वह है नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था। जानकी हरणम के रूप में कालिदास ने नहीं लिखा था। पाणिनि अष्टाध्यायी से संबंधित था। बतासायन कामसूत्र से संबंधित था। चाणक्य अर्थशास्त्र से संबंधित था और कल्लड़ रजत तंगड़ी से संबंधित था। हम आगे बात करेंगे अगर कल्लड़ द्वारा रचित रजत तंगड़ी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि द्वारा। और लेखक की बात करें भरावरी देखेंगे किराता अर्जुनियम द्वारा लिखी गई है। भारवी देखेंगे तो किराता अर्जुनियम के रूप में लिखी गई है। हर्ष नागानंद के रूप में लिखी है और कालिदास मालिका मित्रम द्वारा लिखी गई है। वो सॉरी सब उल्टा बोल गया हूं मैं, हम लोग रचनाओं की जगह उल्टा बोल दे रहे हैं। तो किराता अर्जुनियम भरावी द्वारा लिखी गई है। नागानंद हर्षवर्धन या हर्ष द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मालिका मित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई है और कपूर मंजरी राजशेखर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि भरावी
भरावी ने किराता अर्जुनियम लिखी है, हर्षवर्धन ने नागानंद लिखी है, कालिदास ने मालविका मित्रम लिखी है, राजशेखर ने कपूर मंजरी लिखी है। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा का है कथा सूत्र लिया है तो है नैस धीये चरितम है और किराता अर्जुनियम है एवं शिशुपाल वध है। ठीक है, संस्कृत की रचनाएं हैं जिसने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है, महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है तो नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम है, किराता अर्जुनियम है और शिशुपाल वधम है। अगर हम आगे बात करें विशाखा दत्त की बात तो विशाखा दत्त के संदर्भ में देखेंगे कि विशाखा दत्त ने नाटक लिखा है, 12 मिहिर ने खगोल विज्ञान है और चरक चिकित्सा से हैं, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित हैं और चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अभी बता चुके हैं आपको। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। जो पंच सिद्धांतिका है वो यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। कालिदास रघुवंशम पर लिखी गई है, भास स्वप्नदास दत्तम से लिखी गई है, बाण भट्ट कादम्बरी में लिखी गई है और हर्ष रत्नावली में लिखी है। हर्ष की बात करेंगे अगर आप तो देखेंगे हर्ष ने रत्नावली लिखी है, नागानंद लिखी है, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है, भास ने भास आभास स्वप्न। ठीक, सब एक तरीके से याद रखना कि भास आभास स्वप्न तो स्वप्नवास दत्तम से है। कालिदास रघुवंश से संबंधित है। मिलिंद पन्नों के संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे तो पाली ग्रंथ है ये मिलिंद पिनो। ठीक है, ये पाली ग्रंथ है जो लिखी हुई है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पिनोजिस एवं शासक पर प्रकाश डालता है तो मिनेंडर पर डालता है। आगे बात करेंगे अगर हम तो मिलिंद पिनो राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है तो मिलिंद पिनो में आप देखेंगे ये नागसेन जो है राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षु जो है वो नागसेन के उनका संवाद स्थित है मिलिंद पिनो में। वह शस्त्र स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिंद पिनो के संदर्भ में है। दरबारी कवि और राजा के संदर्भ में बात करेंगे तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित हैं और बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित हैं। ठीक है, बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में है। रजत तंगड़ी की बात करेंगे। रजत तंगड़ी लेखक कल्लड़ के समय शासक था जयसिंह थे। रजत तंगड़ी के लेखक कल्लड़ के समय शासक जयसिंह थे। आगे हम बात करें अगर कल्लड़ कृत रजत तंगड़ी में कुल तरंग हैं 8 और कल्लड़ की रजत तंगड़ी के आगे बढ़ाया था जोन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। ठीक है, रजत तंगड़ी आप देखेंगे कल्लड़ के समय के शासक थे जो जिन्होंने के लेखक थे जयसिंह थे। कल्लड़ कृत रजत तंगड़ी के कुल तरंग 8 हैं और जिस बात करें कल्लड़ की रजत तंगड़ी को आगे बढ़ाया था जोन राजा एवं श्रीवर ने। और सौदरानंद की बात करेंगे सौदरानंद की रचना अश्वघोष ने की थी और नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। नागानंद रत्नावली और एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे तो नागानंद की बात रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन इनके लेखक थे। अमरकोश सिद्धांत शिरोमणि बृहद संहिता अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोश ग्रंथि है तो बृहद संहिता है और मृच्छकटकम शूद्रक के संदर्भ में है। बुद्ध चरित अश्वघोष के संदर्भ में है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के संदर्भ में है। हर्षचरित बाणभट्ट के संदर्भ में है। हम देखेंगे मृच्छकटिकम के संदर्भ में ये शूद्रक है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी है और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, आगे बात करें अगर तो देखेंगे हर्षचरित आपको ऐसा ना लगे कि हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्ष जहां चरित लिखा होगा वो बाणभट्ट ने लिखी है। और आगे बात करें अगर तो 12 मिहिर की बात है, बृहद संहिता से संबंधित है। 12 मिहिर ग्रंथकार हैं 12 मिहिर, इन्होंने बृहद संहिता लिखी है। विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। शूद्रक ने मृच्छकटकम लिखी है। बिल्लड़ ने विक्रमांक देव चरितम लिखी है और कपूर मंजरी ने राजशेखर लिखी है और मालविका मित्र ने कपूर मंजरी राजशेखर ने लिखी है। मालविका मित्रम ने कालिदास लिखी है। ठीक है, मालविका मित्र
कालिदास ने मालविका मित्रम लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है और अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखी हुई है। हम आगे बात करें शकुंतलम के रूप में, तो कालिदास ने लिखी है शकुंतलम को। मृच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्य कृति नहीं है, तो मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, ये शूद्रक ने लिखी है। आगे हम बात करें अगर कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्रम था। जो कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम जो नाटक था वो उसका नायक था अग्निमित्रम। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक की पुत्री की प्रेम कहानी थी, तो मालविका मित्रम की थी। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के साथ संस्थापकों के पुत्रों की, ठीक है, प्रेम कहानी थी, तो ये मालविका मित्रम की थी। तो ये शुंग राजवंश से मालविका मित्रम थी और नायक इसमें अग्निमित्रम था और कालिदास द्वारा लिखी गई थी। शुंग राजवंश के राजाओं के पुत्र की प्रेम कहानी थी मालविका मित्रम। स्वप्न दत्ता के लेखक भास थे और गीत गोविंद की रचयिता जयदेव क्या थे, अलंकृत करते थे, लक्ष्मण सेन की सभा को करते थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे, लक्ष्मण सेन की सभा को करते थे। हम आगे बात करें अगर तो देखेंगे अष्टांग संग्रह की बात तो आयुर्विज्ञान से संबंधित है, 10 रूपम की बात नाट्य कला के संबंधित है, लीलावती की बात गणित के संबंध में, महाभाष्य की बात व्याकरण से संबंधित है। हम देख रहे हैं महाभाष्य व्याकरण है, लीलावती गणित है, 10 रूपम नाट्य कला है, अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान है। अष्टांग संग्रह की जब हम बात करेंगे तो आयुर्विज्ञान से संदर्भ जुड़ेंगे और 10 रूपक नाट्य कला है और लीलावती गणित। आप ऐसा लीलावती जो भास्कराचार्य की है ये गणित से है, महाभाष्य जो है व्याकरण से संबंधित है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, ठीक है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस पर लिखा है ग्रंथ है गीता, वह जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ये महाभारत में कहा गया है। ठीक है, ये कुछ अरिस्टोटल की जो प्रतिबिंब थ्योरी है कुछ इस तरीके से महाभारत में मिलता जुलता है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ठीक है, महाभारत के संदर्भ में देखिए आगे बात करेंगे। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 वर्ष भारतीय राजाओं एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था वो पंचतंत्र के संदर्भ में है। ठीक है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में क्या किया गया था, अनुवाद हुआ था, तो पंचतंत्र के संदर्भ में है। हम बात करें आगे कि पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, पंचतंत्र जो लिखी गई थी वो मूल रूप से किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। अब लेखक बात करें तो सबकर्मा ने कातांत्र लिखा है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है, कल्लण ने रजत तंगड़ी लिखी है। अब हम आगे बात करें तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर एवं लल्ल में थे वह जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो भास्कर के रूप में भास्कर ने क्या लिखी थी, भास्कराचार्य कह सकते हैं। ठीक, ऐसे तो भास्कर बीज गणित के क्षेत्र में है। लीलावती जो इनका ग्रंथ है वो बीजगणित से संबंधित है, भास्कर ने लिखी थी। हम आगे बात करें गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। ठीक है, और आगे बात करें अगर आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री दोनों थे। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की तो आर्यभट्ट ने की है। मत विलास प्रहसन महेंद्र बर्मन ने लिखी है। मनु स्मृति मुख्यता संहिता पे है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु स्मृति मुख्यता समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया है। लाइफ ऑफ ह्वेनसियांग हुई ली ने लिखी है। ठीक है, अगर हम लाइफ ऑफ ह्वेनसियांग की बात करें तो हुई ली ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी है। हिस्टोरिकल या हिस्टोरियल फिलोसफिकल पॉम्पेयस ट्रोगस ने लिखी है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पॉम्पेयस ट्रोगस ने लिखी है। द हिस्ट्री हेरोडोटस ने लिखी है। ठीक है, द हिस्ट्री की बात करेंगे तो हेरोडोटस ने लिखी है। सितार, बीड़ा, सरोद, तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आप देखेंगे तो बीड़ा को माना गया है। बीड़ा से कई यंत्रों को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ ह्वेनसियांग, हुई ली, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, हिस्टोरिकल फिलिपिकल
पॉम्पेयस ट्रोगस ने लिखी है हिस्टोरियल फिलिपियस, और द हिस्ट्री द हेरोडोटस ने लिखी है। और प्राचीन वाद्य यंत्र को बीड़ा को माना गया है। अब मध्यकाल की बात करें 800 से 1200 ईसा पूर्व के रूप में, तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज कृति है। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं को संपर्क था, तो जावा सुमात्रा से संपर्क था। और गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमारी देवी ने, ठीक है, गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी थी कुमारी देवी ने धर्म चक्र जिन पर बिहार बनवाया था, ठीक है, जिन पर बिहार बनवाया था तो सारनाथ में बनवाया था, कि ये कुमार देवी नाम है। ये गोविंद चंद्र हैं, ये गहरवाल राजा थे, ठीक है, गहरवाल के इन्होंने रानी थी कुमारी देवी। इन्होंने जो धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया था वो सारनाथ में बनवाया था। हमीर की बात करें अगर हम, तो आप देखेंगे हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था, सूरवंशी बनाया गया, सूरवंशी, ठीक है। हमीर काव्य में आप देखेंगे तो चौहानों को सूरवंशी बताया गया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है अल्लाउदर संबंधित महोबा से पृथ्वीराज रासो लेखक हैं चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयनायक। आप दोनों में कंफ्यूज ना करें, एक पृथ्वीराज रासो है, एक पृथ्वीराज विजय है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की है, पृथ्वीराज विजय जयनायक की है या जयानक की है, ऐसे याद रखें। और देखें अगर तो सारंग देव ने हमीर रासो लिखी है, चंद्रवरदायी ने, अब आप देख लीजिए, ठीक है, अभी पृथ्वीराज रासो थी, एक अब हमीर रासो आई, तो हमीर रासो आप देखेंगे तो सारंग देव ने लिखी हुई है, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जगनीत ने अल्लाखंड लिखी है, नरपति नल्ला ने बीसलदेव रासो लिखी है, ठीक है। आगे बात करें अगर हम, तो राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली बोलते हैं, जिसे 8वीं शताब्दी में दिल्का को दिल्ली बोलते थे, इस शहर की स्थापना तोमर वंश ने की थी। जेजा भुक्ति प्राचीन नाम था, बुंदेलखंड का था। पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तरी बंगाल में, और पांडुवर्धन के राजाओं की राजधानी आप देखेंगे बंगाल में शासक हुआ था पांडुवर्धन। और पाल शासक संस्थापक कौन था? गोपाल। और सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उस पाल शासक का नाम बताया जिसने विक्रमशिला महाविद्यालय को स्थापित किया, तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला महाविद्यालय अवस्थित है बिहार में। राजपूत साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने, और हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने, कराया था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य, ठीक है। तो राजपूत साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग, और हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य था, ये बेसिकली ये यज्ञ के समान होता होगा, यज्ञ की समानता है अगर, तो ये दंती दुर्ग ने कराया था। आगे बात करें अगर, तो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघ वंश से राजपूत से संबंधित है, ठीक है। राजपूत का आपको बताया नींव दंती दुर्ग ने रखी, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य दंती दुर्ग के समय, और अपने पिता के अभियानों के क्रम में आप देखेंगे सैनिक छावनी में पैदा हुए थे, तो अमोघ वंश राजपूत से संबंधित है। जो आगे हम बात करें अगर, तो महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज हुए थे। अगर प्रतिहारों में महानतम है तो मिहिर भोज है। आगे बात करें, महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत थे कुमारपाल की सभा में। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन में से वह जिसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ है, तो लक्ष्मण सेन संवत का प्रारंभ किया गया था सेनों द्वारा। और मध्यकालीन भारत की प्रसिद्ध विद्वेता विज्ञानेश्वर हिमाद्री और जीमूति बहान को माना गया है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वेता थे ये, तो विद्वेता विज्ञानेश्वर को माना गया है, हिमाद्री को माना गया है, और जीमूत बहान को माना गया है। आगे हम बात करें अगर, तो देखेंगे महान सांस्कृतिक कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे, तो राजशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। आगे हम बात करेंगे अगर, तो देखेंगे प्रतिहार कन्नौज, ठीक है, प्रतिहार कन्नौज से संबंधित, चोल तंजौर से संबंधित हैं, और परमार धारा से संबंधित है। परमार धारा या धार भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और सोलंकी अहिलवाड़ से संबंधित है सोलंकी। और देखेंगे तो सभी आपको मिलान हो गए, प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर, परमार धार और सोलंकी अहिलवाड़।
और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात। और प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चूल में से वह त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो चूल नहीं थे, आपको पता है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का कन्नौज पर त्रिकोणीय संघर्ष को लेकर युद्ध हुआ था। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का। ठीक है, महोदया पुराना नाम देखेंगे तो कन्नौज को हम महोदया के नाम से जानते हैं, और नगर महोदया श्री नाम से कन्नौज को जानते हैं। नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है, तो आप कन्नौज को देखेंगे। और चामुंडा राय जयसिंह, आप आगे बढ़ें तो चामुंडा राय और जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल देव में से वह है जिसने खंबात में तोड़ी गई, ठीक है, मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो आप देखेंगे जयसिंह सिद्धराज ने दी थी। ये चामुंडा राय, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, महिपाल के नाम हैं। इसमें खंबात में मस्जिद तोड़ दी गई थी, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जयसिंह सिद्धराज ने दी थी। और देखे जय राजा भोज का शासन धार में था। भोजशाला मंदिर भगवती सरस्वती से संबंधित है। अधिष्ठात्री देवी हैं यहाँ की भगवती सरस्वती। और गौड़ बहो के रचयिता बागपति हैं। गौड़ बहो के रचयिता कौन है? बागपति। बोधगया बिहार में है, खुजराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर अहमदाबाद में है, न्यासी आप महाराष्ट्र में, और तिरुपति रायलसीमा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये रायलसीमा हिल नहीं है, ये रायलसीमा है जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे मध्यकालीन महाभारत या मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरुपति कहा जाता है। अर्घट्टा निरुपति को जो कहा जाता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र है, जो वाटर व्हील के रूप में जाना जाता है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र, ठीक है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील को या हील को माना गया है। आगे बात करें, अगर इस तरीके से हमने पूरी जो है प्राचीन इतिहास पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट के संदर्भ में फटाफट रिवीजन किया। आगे हम चर्चा करेंगे तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को एक साथ जोड़ दिया गया है बुक में, इसलिए मैंने इसे मध्यकालीन इतिहास को पार्ट 4 में जोड़ दिया है। और अगले पार्ट में हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे पार्ट 4 के संदर्भ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।